एवरीवन, आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। बहुत सारे बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आज आप 11 डेट हो चुकी है, यानी कि आपके पास 20 डेज़ रह गया है। 20 से भी और फिर आपका जो एग्ज़ाम है 21 जनवरी को है और वहाँ के जो आप 19 डेज़ लगा चुके हैं, 19 डेज़ में आपको क्या करना है, वहाँ पे तो रिवीजन चलेगी। तो इस समय आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे यह कह रहे होंगे मैं टॉपिक वाइज आपको सीडीपी के क्वेश्चन करा रही हूँ, प्लस अभी हम चल रहे हैं थ्योरी पे। तो मैंने यहाँ से पियाजे की थ्योरी स्टार्ट कर दिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलबर्ग की थ्योरी। कोलबर्ग की थ्योरी के बाद हम हर एक टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा पूछे गए थे क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्लस आपका टॉपिक करते जाएंगे। ऐसे ही आपकी ईवीएस की क्लास स्टार्ट हो रही है और एसएसटी की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 6 क्लास की आपकी ज्योग्राफी ख़त्म हो चुकी है, सारे चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण भी पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद देन आपके हर एक चैप्टर कराने के बाद जब ज्योग्राफी कराएंगे, फिर हम उनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे और फिर आगे हिस्ट्री शुरू कर देंगे। हिस्ट्री शुरू करने के बाद कंप्लीट होने के बाद फिर हम देन अपना सिविक्स शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज्योग्राफी में 8 क्लास तक की बुक सारी पढ़नी होगी, देन फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से रूल बनेगा। अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मिलती रहती है। आज की वीडियो आपके लिए इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि इसमें से बहुत टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है थ्योरी से। कोलबर्ग की थ्योरी ने दी थी नैतिकता का सिद्धांत। स्टार्ट करते विदाउट टाइम ना वेस्ट करते। कोलबर्ग ने कहा था कि नैतिकता का सिद्धांत है पियाजे के सिद्धांत का संशोधित, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके उसका रूप था। उनके नैतिक विचार पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित थे। कोलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं होता बल्कि समाज द्वारा होता है। उन्होंने कहा था वह अपने सिद्धांत द्वारा दिए गए 3 अवस्थाओं के 6 चरणों को सार्वभौमिक यूनिवर्सल मानते हैं, यानी कि बहुत एक सार्वभौमिक मतलब होता है कि वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस मानते हैं कि इन गुण से आने से ही बच्चे में स्वाभाविकता यानी कि नैतिक स्वभाव से ही नैतिकता का विकसित हो जाता है। आगे देखिए, कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1969 में किया था और 1981 से लेकर 1984 में अपने विचारों में संशोधन का कार्य किया। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता छात्रों के भावात्मक स्वरूप का अंग बनती है। कहने का अभिप्राय है नैतिकता अंदर से आती है, इमोशनल अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है। कोलबर्ग अपने प्रशिक्षण हेतु कथाओं का उपयोग करते थे। वह इन कथाओं के माध्यम से छात्रों में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते थे और उन प्रश्नों से प्राप्त उत्तर के हमें जवाब भी मिलते रहते थे। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया था कोलबर्ग ने, उसकी कहानी सुनिए। अब यहाँ लिखे कोलबर्ग की एक कथा है जिसमें प्रत्येक शिक्षक संबंधी परीक्षाओं में से प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ, क्योंकि एक लघु कथा है। वह इस प्रकार है। यूरोप की एक महिला जो कि बीमार थी, जो मौत और जिंदगी के मध्य लड़ाई लड़ रही थी। उसके पिता का नाम हिंस था। डॉक्टर के अनुसार एक रेडियम है जिससे इसकी जान बचाई जा सकती है। उस समय जो उस रेडियम की खोज की फार्मासिस्ट ने की थी, उस दवाई का मूल्य बहुत अधिक था क्योंकि उस फार्मासिस्ट ने, जो फार्मासिस्ट होते हैं, उनकी खोज की थी और उस रेडियम के निर्माण में लगे धन से 10 गुना अधिक धन ले रहा था। इस कारण उस औरत का पति हेज उसे खरीद पाने में असमर्थ था। एक दिन हिज ने फार्मासिस्ट के पास गया और उससे कुछ पैसे देकर कहा, मुझे वो दवाई दे दीजिए, मैं अपनी पत्नी की जान बचा सकता हूँ और आप कुछ पैसे रख लीजिए, बाकी पैसे मैं आपको बाद में दे दूँगा। परंतु फार्मासिस्ट ने उसे साफ मना कर दिया और उसे कहा कि मैं इस दवाई की खोज अधिक धन तक अर्जित करने के लिए की है। आप मुझे जब तक इसका पूरा मूल्य नहीं चुकाएंगे तब तक मैं आपको ये दवाई नहीं दूंगा। ये बात सुनकर हेज को गुस्सा आ गया। उसने दुकान में तोड़फोड़ कर दी और उसके दुकान से उस रेडियम यानी उस दवाई को चुरा लिया। अब उसके चुराने के बाद हिंस ने यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछे। कोलबर्ग ने अपनी कथा के आधार पर 2 प्रश्नों का निर्माण किया जिसको उस भागों में विभाजित किया जो इस प्रकार है। एक नैतिक दुविधा यानी मॉरल डायलेमा में कहा कि कोलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधा या समस्या का सामना करते हैं उसे नैतिक दुविधा या मॉरल डायलेमा कहा जाता है। अर्थात कहने का भी है कभी हम जो हमारे सामने हो रहा है हम उसका सही और गलत अंदाज़ा नहीं लगाते, कि हमें दिमाग में नहीं लगता कि ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, और बल्कि उसको मारना वो भी अपनी मेहनत से फार्मासिस्ट ने दवाई बनाई होगी और वो दवाई वो नहीं दे सकता, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि उसकी बीबी बीमार थी और उसके बिना वो ठीक भी नहीं हो सकती थी। अगर हिज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी
और अगर उसने चोरी की तो उसकी पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो जेल में बंद कर देगी। ये इस तरीके के क्वेश्चन उसके माइंड में थे। अब नैतिक तर्कना क्या होती है? दो विचारों के मध्य सही और गलत का चयन ना करना पाना, यानी कि हमारे पास ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर हमें क्या सही है और क्या गलत का निर्णय नहीं ले पाते। हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला लिया, तो यह उदाहरण उसके लिए सूट करता है। आगे कह रहे हैं, होलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांत का प्रतिपादन 3 अवस्थाओं में, जिसमें से उन्होंने 3 अवस्थाओं को 6 चरणों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है। सबसे पहला जो थ्योरी होती है, प्रिंसिपल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉ एंड ऑर्डर, मॉरलिटी, गुड बॉय और बैड बॉय एटीट्यूड, सेल्फ इंटरेस्टेड, अवॉइडिंग पनिशमेंट। तो इस तरीके के पॉइंट है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो स्टेज, सबसे पहले जो लेवल आता है पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था, यानी प्री कन्वेंशन स्टेज होता है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता की यह अवस्था 4 से 10 साल तक वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में छात्रों का नैतिक विकास ना के बराबर होता है, क्योंकि इस समय बालक जो होता है इस अवस्था में सही या गलत के मध्यम अर्थ को समझने में असमर्थ होता है, क्योंकि इसमें होता है कि 2 से 7 साल का बच्चा इन चीज़ों को समझने में कहीं ना कहीं मुश्किल होती है। इस आयु में छात्र सही और गलत का चयन दंड पाने का भय होता है। इसमें दंड 2 स्टेज होती है, एक तो होता है पनिशमेंट और दूसरा होता है आपको रिवॉर्ड वगैरह, पुरस्कार लाने की लालसा भी करते हैं। तो कोलबर्ग ने इस नैतिकता के विकास के सिद्धांत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है दंड और आज्ञा का पालन, यानी पनिशमेंट और ओबीडियंस। इस प्रकार छात्र सही या गलत के मध्य के अंतर का चयन उनके प्रति दूसरों के व्यवहार के अनुसार करते हैं, अर्थात वह गलत कार्य करते हैं तो उन्हें घर वालों से दंड प्राप्त होता है, और अगर वह कोई अच्छा काम करते हैं तो वो किसी व्यक्ति के द्वारा पुरस्कार या तारीफ सुनने को मिलती है। तो यही चीज़ उनके में होती है। आगे है आत्म सभिरुचि और प्रतिफल की अभिमुखता, यानी सेल्फ एल्टीट्यूड रिवॉर्ड। इस अवस्था में छात्र अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं और वह अपना कार्य अधिक करते हैं, जिससे कि उस कार्य को करने से उन्हें अधिक फल प्राप्त हो सकेगा। सेकेंड लेवल इस रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, यानी कन्वेंशनल स्टेज होती है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता के विकास का दूसरा चरण में 10 से 13 साल तक की चलती है। इसके अंतर्गत छात्र अधिक सामाजिक होते हैं, अर्थात वह ऐसे कार्य करते हैं जो समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके। इस आयु में छात्र दूसरे व्यक्ति की नैतिकता को अपने अंदर समाहित यानी अनुकरण करते हैं, कॉपी करते हैं। वह दूसरे व्यक्ति के मानकों जो भी उन्होंने फॉलो बनाया रूल एंड रेगुलेशन, सही और गलत के मध्य स्पष्ट करने में निर्णय ले पाते हैं। इस अवस्था में कोलबर्ग ने 2 भागों में विभाजित किया है, इस प्रकार है। एक होता है गुड बॉय, आई होप टू गुड बॉय एंड गुड गर्ल, अच्छा लड़का और अच्छे लड़की की बनने की आशा। इस अवस्था में छात्र या छात्राओं में अच्छा बनने की होड़ होती है, अर्थात इस अवस्था में दूसरों से उन्हें सम्मान की आशा होती है, जिस कारण वह सदैव अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की ओर अग्रसर होते हैं। अगला है कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता। इस अवस्था में छात्र कानून, नियम और नीतियों के प्रति सजग रहते हैं एवं समस्त नियमों और नीतियों का पालन करने की ओर अग्रसर होते हैं। इस आयु में वह नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते, बल्कि उस सत्य मानकर उसका पालन करते हैं। मतलब इसमें जो भी कानून और नियम है उसको, लॉ और ऑर्डर को सही ढंग से बनाए गए हैं उसको सही ढंग से पालन करेंगे। अगर हिंस की यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए तो उन्होंने कहा कि चोरी की है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो इस एज के बच्चे कहेंगे हाँ उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो किसी के फ़ायदे के लिए कर रहा है तो फिर उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये अंतर कर पाएंगे सही और गलत का। अगला है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होती है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होती है वो कोलबर्ग के अनुसार ये अवस्था 13 साल के बच्चों की उम्र से बालकों की अवस्था होती है। यह नैतिकता की एक विकसित अवस्था होती है। इसमें छात्र नैतिकता विकास में परिपक्व हो जाते हैं और इस अवस्था में समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व होने लगते हैं, यानी समाज के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके पर। इसमें 2 चरण थे, 2 स्टेजेस है जो इस प्रकार है। पहली है सामाजिक समझौते की अवस्था। इस अवस्था में छात्र समाज के नीति नियमों को अपनाने लगते हैं, समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में उचित परिवर्तन करने लगते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार इस चरण के अनुसार छात्र पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व को अपने अंदर समाहित करने लगता है। ठीक है, अर्थात सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था, यूनिवर्सल या कॉन्सेंसाइज स्टेज। इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करते हैं जो शाश्वत सत्य होते हैं, जो कि प्रत्येक स्थिति के अनुसार अनुकूल होते हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं उन्हें सही और गलत का निर्णय समझ में आता है। साथ ही साथ अगर उन्हें लगता है कि अगर उसके किसी की फ़ायदे के लिए हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो वो उसको करेंगे, चाहे उनको नियम को भी तोड़ना पड़े, किसी का नुकसान ना हो। मतलब वो सही और गलत का निर्णय करने के बाद वो, अगर वो लगता है कि हाँ किसी की जान बचाई जा सकती है, जैसे हिंज ने अपनी पत्नी के लिए चोरी करी, तो इस स्टेज के जो बच्चे होंगे उनको ऐसा लगेगा कि हिंज सही कर रहा है
क्यों? क्योंकि वो किसी की जान बचा रहा, और वो भी खुद की अपनी बीवी की। तो इस अवस्था में छात्र अपने विवेक और आत्मचिंतन की सहायता से सही और गलत के निर्णय में चयन करते हैं। ये छात्र परिपक्वता को दर्शाते हैं। इस स्तर में अपने चिंतन के अनुसार नीति नियमों का पालन करने लगते हैं, जो समाज के नीति नियमों को पालने भी लगते हैं। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं, जिसको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। कोलबर्ग ने अपने 6 चरणों को सार्वभौमिक सत्य का स्थान देते हैं। इसके अनुसार नंबर 2 पे लिखा है, इसके अनुसार छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास करने में सहायता होती है। तीसरा है, कोलबर्ग ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 6 चरणों में विभाजित कर दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र नैतिकता के आधार पर सही या गलत के मध्यम अंतर को समझ पाते हैं। कोलबर्ग अपने प्रशिक्षण के लिए कथाओं को माध्यम बनाकर प्रश्न करते हैं। मतलब उन्होंने बीच बीच में जो स्टोरी सुनाई थी, जो कहानी सुनाई थी, उसके बारे में प्रश्न बच्चों से करते रहते थे। इस बारे में ये कथन है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कोलबर्ग ने पहले दी थी प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें पहला होता है आत्मकेंद्रित, कि अपना केंद्र में रखकर खुद जजमेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, दंड और आज्ञा का पालन होता है, जिसमें अगर बच्चों को भय होता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमें रिवॉर्ड भी मिल सकता है। दूसरा होता है यांत्रिक, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें बच्चा सही और गलत का अंतर नहीं कर पाता। कन्वेंशनल स्टेज में 2 स्टेज होती है। पहला होता है हमारी जो होती है वो होती है परस्पर एकरूपता का भिरुक अधिकरण शिक्षण, यानी इसमें बच्चा सही और गलत का निर्णय करने की कोशिश करता है और उन्हें जो समाज के नियम है उनको फॉलो करता है। उत्तरा परंपरागत प्री ऑपरेशनल स्टेज में समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के सही या गलत के निर्णय खुद से करना सीख जाता है, और अगर उसे लगता है कि हिंज की अगर स्टोरी यहाँ रखे तो उसे लगता है कि अगर वो स्टोरी करेगा तो उसके लिए वो सही होगा, तो इसलिए उस चीज़ को अपनाने लग जाते हैं इस एज में। अब कोलबर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो करते हैं। कोलबर्ग कहाँ के निवासी थे? कोलबर्ग का जन्म ब्रोस्ली न्यूयॉर्क में हुआ था। कोलबर्ग का जन्म 25 ये पूछे नहीं जाता, लेकिन न्यूयॉर्क जो राज्य है। कोलबर्ग का पूरा नाम ये भी नहीं पूछा जाता। अमेरिकन वैज्ञानिक कोलबर्ग थे। जीन पियाजे के सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने नैतिक न्याय को अपने अध्ययन के लिए चुना। नैतिक विकास के जनक कौन है? कोलबर्ग। आगे देखिए, ये नोलबर्ग की नैतिक सिद्धांत की स्टोरी है, जिसमें मैंने पिक्चर्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। ये पिक्चर्स है कि किस तरीके से वो, उसकी बीवी बीमार है, वो कॉल करता है, फार्मासिस्ट पे जाता है, दवाई मांगता है, लेकिन उसे उसकी दवाई देने से मना कर देता है। उसे गुस्सा आता है, उसको मारता है, और वो दवाई छीनकर भागने की कोशिश करता है और वो भाग भी जाता है। ये स्टोरी दी थी। एक एक करके क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर के। किसी भी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के सोपान की विषय वस्तु के लिए किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। किस स्टेज में आता है? देखिए यहाँ पे दंड और आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन आंदोलन, अच्छा गर्ल या अच्छी लड़का अनुकूलन, और कानून और व्यवस्था। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप ईमानदार हैं तो अपने माता पिता के साथ गर्व करेंगे, इसलिए ईमानदार को रहना चाहिए। तो वो अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा, चाहे अच्छी लड़की होगी चाहे अच्छा। तो इसका राइट आंसर इज सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर सी है, यहाँ पे मेंशन कर दिया। आगे देखिए, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता का बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है? देखिए, बाह्य मतलब बाहर की तरफ, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पाश्चात्य अवस्था, इसके अलावा एक क्वेश्चन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आंसर जो देखेंगे, पूर्व पारंपरिक अवस्था मतलब यहाँ पे होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज के जो लोग होते हैं, वो कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में होते हैं? वह बाह्य कारकों की अवस्था में होते हैं, उन्हें सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। आगे देखिए, कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन और पारंपरिक आकांक्षाओं और पारंपरिक मूल्यों और समाज के नियमों द्वारा आधारित होता है? देखिए, पूर्व पारंपरिक, प्री स्टेंजल, पारंपरिक कन्वेंशन स्टेज, और एक पश्चिम है, और एक होता है पूर्व पश्चिम। तो यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखेंगे, पारंपरिक एज में क्या होता है कि हमारी जो मूल और रेगुलेशन होते हैं, नियम होते हैं, उसके सही और गलत समाज में जो नियम और कानून है उनको मानने लग जाते हैं कन्वेंशनल स्टेज में। तो वही चीज़ इन्होंने बोला कि नियमों पर आधारित होते हैं, अर्थात वो सही निर्णयों को किस समय मानते हैं, तो वो पारंपरिक स्टेज में मानने लग जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आकांक्षाओं और धारणाओं पर आधारित होता है? देखिए, इस स्टेज में जब हम बच्चे खुद करने लग जाते हैं निर्णय, तो आपको भी साफ पूर्व पारंपरिक स्तर होता है, औपचारिक सक्रियात्मक तो होता ही नहीं है, उत्तर भी नहीं होता, पारंपरिक स्तर भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वाला है, कि उस एज में बच्चा क्या होता है, केवल वाला नेगेटिव सेंस में होता है, केवल अपने बारे में नहीं सोचता, सभी के बारे में सोचता है, लेकिन उसे पता नहीं होता क्या गलत है क्या। तो इसका राइट आंसर इज फर्स्ट। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोलबर्ग की तय नैतिक तर्क की किस अवस्था में है? देखिए यहाँ पे
चेंज हो रहा है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से एक्सचेंज हो रहा है, जिसमें आता है टिक फॉर टैट। फर्स्ट वाली जो स्टेज है जिसमें हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है, उसमें होता है कि अगर हम आपका काम करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इस स्टेज में जो होता है सहायक उद्देश्य पीरियड होता है, अभी करना है। तो इस स्टेज में जो होता है कन्वेंशनल स्टेज के बाद जो आती है स्टेज, उसमें दो होता है, जिसमें हमें टिट फॉर टैट होता है कि आप अगर मेरा यह काम करोगे तो मैं आपका जरूर करूँगी। तो इस तरीके की एज में होता है। आगे देखिए, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। तो यह कोलबर्गर किसको बताता है? देखिए यहाँ पे अगर आंसर देते तो पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत, पूर्व सक्रियात्मक स्तर जो होता है वो पियाजे की थ्योरी में है। तो ये तीनों में से बताना है। अगर सजा पनिशमेंट मिलेगी तो उसका डर बना रहता है। तो यहाँ पे पूर्व कन्वेंशन स्टेज होती है जहाँ पर हमेशा डर बना रहता है। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो है हमेशा ये होता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो ये वाला आंसर राइट है। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होते हैं। किसी भी कार्य के भौतिक परिणाम की अच्छाई या बुराई का निर्धारित होना। कोई कार्य सही है इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। नियमों का पालन करने के बदले उसे कुछ लाभ मिलना चाहिए। सही कार्य वह है कि जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए वह अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। यही यहाँ पे हमें 9 साल के बच्चे की लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है कि बच्चा अपने आप को सही और गलत के बारे में तर्क करने के आधारित नहीं होता। तो उसे अच्छाई और बुराई का मतलब कैसे पता होगा? तो इसी कार्य के लिए भौतिक परिणाम की अच्छाई होगा या बुरा होगा वो उसके बारे में नहीं सोचता इतना। द राइट आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, आगे देखिए और भी क्वेश्चन है। लॉइस कोलबर्ग के सिद्धांत का किसी भी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरों को इसे स्वीकृति देते हैं, लेकिन विकास के डैश चरण को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रथमागत, पूर्व, अपूर्व, सक्रियात्मक और पथापूर्व या पथागत, ये सारी पूछे गए हैं। तो इसमें कन्वेंशन स्टेज में क्या होता है, किसी भी कार्य को करने से दूसरे की स्वीकृति होना बहुत जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर इज डी। आगे देखिए, हम इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आगे और भी क्वेश्चन लाऊंगी जब तक ये टॉपिक कंप्लीट होगा। वैसे वैसे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करते जाएंगे और बहुत सारे टॉपिक्स मैं जल्दी ही कवर करवाऊंगी, जैसे एनईपी हो गया, आरटीआई हो गया, प्लस एनसीएफ हो गया, फिर उसके बाद हमारी डिसेबिलिटी हो गई, फिर हमारी थ्योरी हो गई, इंटेलिजेंस की थ्योरी हो गई, फिर हमारे मोटिवेशन हो गया, मोटिवेशन के बाद हमारा लैंग्वेज एंड थॉट्स हो गया, फिर उसके अलग अलग साउंड हो गई कि हम किस किस साउंड में प्रयोग करेंगे। तो हर एक टॉपिक के जो पिछले से के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं प्लस उससे रिलेटेड, प्लस पेडोलॉजी सेक्शन की बच्चों से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों को क्या क्या सीखना सही है, क्या गलत है और किस तरीके से सीखते हैं और कैसे सीखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर करके चलेंगे ताकि आपको क्वेश्चन भी आ जाए और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये भी पता चल जाए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।